आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद से हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक लास्ट वाला रह गया था रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानना जरूरी है कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा यही होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रही बात आखिर क्या है अपचयन और क्या है उपचयन, के दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहे हैं। तो हेड लगा दीजिए उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। हेडिंग है अपना उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? उपचयन अभिक्रिया। तो सीधा सीधा इसका परिभाषा है जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है ऐसे अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या बढ़ोतरी हो या वृद्धि हो, तीनों एक ही बात है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन आकर के जुटता है, उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है भैया? ठीक है ना जी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब रही बात इसकी उदाहरण देख लीजिए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट कौन सा? Zn जिंक रिएक्शन कर गया ऑक्सीजन से, ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? Zn रिएक्शन करेगा किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है ना? अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर मैग्नीशियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो ये बनेगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे केवल जिंक था, जिंक ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा यानी कि रिएक्शन किया, और केवल जिंक था, जिंक के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ चुका है यानी ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया हुआ है। क्लियर है? दूसरा, मैग्नीशियम यहाँ पे केवल था, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पर ध्यान सुनना, यहां पे ऑक्सीजन का योग हुआ था, यहां पर किसका योग? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ना हो करके बल्कि हाइड्रोजन की योग होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अपचयन अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उन अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हुआ है। यानी वह अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा अपना ये वाला, ध्यान से देखना, कौन सा? कॉपर ऑक्साइड CuO रिएक्शन कर गया H2O से, H से, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया। ध्यान से देखना, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन से। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा H2O और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर बाहर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं कि अपचयन अभिक्रिया हुआ है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना भैया? अपचयन किसे बोलते, उपचयन किसे बोलते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको उपचयन बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसको अपचयन बोलेंगे। अब ये दोनों अभिक्रिया अगर कहीं पर साथ साथ हो रही है, क्या हो रहा है? अगर ये अभिक्रिया कहीं पर दोनों साथ साथ हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, दिख रहा है ना? दिख रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी का है। जैसे ये वाला कॉपर ऑक्साइड, ठीक से देखना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2 से और रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2O और प्लस में बन रहा है कॉपर। ठीक है ना? ये एग्जांपल है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2O और कॉपर बना रहा है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है भैया? जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करके? कार्बन से रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और प्लस में जिंक बना रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को इसमें कहीं ना कहीं उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जांपल याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O प्लस कॉपर बना रहा है। जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक बना रहा है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इतना नोट करो, तब तक हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा? संक्षारण। कौन सा भैया? संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में क्रोजन कहा जाता है। अब क्या होता है संक्षारण? हमने हमेशा आसपास अपने लोहे के वस्तु को या कॉपर या जिंक वगैरह जो भी चीजें हैं उनको देखते हैं कि कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है। जैसे लोहा का कोई भी चीज हो, लोहा का अगर कहीं पे पाइप लगा हुआ है तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर जंग लगता है और जंग लगने के वजह से वो धीरे धीरे लोहा का जो चीज बना होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है ना? ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम, और वो रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आज रखेंगे तो हो जाएगा, तुरंत देखने को मिलेगा, नहीं, वो स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे रिएक्शन होता है। तो हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये लोहा का कोई रॉड है, इसको ला करके हम यहाँ पे रख दें, तो रखने के बाद से कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल बाद देखेंगे कि इसके ऊपर एक परत चढ़ चुका है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जंग लग गया है। क्या हो गया है? जंग लग गया है।
तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोहा या कॉपर या जिंक जो भी चीज है, इन सभी के बने हुए धातु धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। इससे भारी मात्रा में नुकसान भी होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। यानी कि अगर कोई धातु अपने आसपास की जल से, अम्ल से या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, लिख देते हैं हम, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके संक्षारित होता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्लियर है ना? यानी कि कोई भी धातु है, जैसे कि लोहा है, लोहा का हमने लाया यहाँ पे रख दिया, अपने आसपास के नमी से वो रिएक्शन किया या अम्ल से रिएक्शन किया और उसके ऊपर संक्षारित हो गया, और संक्षारित होने के बाद से धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट, कॉपर के ऊपर काली परत बनना। क्या बनना? कॉपर के ऊपर काली परत बनना, यानी कॉपर के ऊपर काली परत। वो क्या होता है कि अगर हम कॉपर कहीं पे लाकर रख दें, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक काली परत होता है, जो कि धीरे धीरे उसको खराब करता है। ठीक है ना? या दूसरा ये बोल सकते हैं चांदी के ऊपर। किसके ऊपर? चांदी के ऊपर हरी परत। कौन सा परत? हरी परत। या तीसरा सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल है, कौन सा? लोहे में जंग का लगना। ठीक है भैया? ये तीन इसके उदाहरण थे, यानी कॉपर के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर हरी परत, या लोहे में जंग का लगना। ये तीन ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि संक्षारण हुआ है। क्या हुआ है? संक्षारण हुआ है, यानी कोरोजन हुआ है। अब बात ये आती है कि इससे बचने का कोई तरीका है, यानी कि उपाय, इससे बचाव, संक्षारण से बचाव। हम इसके बचाव पढ़ने जा रहे हैं। किससे? संक्षारण से। अगर कहीं पर कोई धातु है, अगर उसको हमको बचाना हो ताकि ये धातु खराब ना हो, तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो पहला, ध्यान से देखिएगा, ग्रीस या पेंट या ऑयल लगाकर अगर कोई भी धातु है, जैसे कि लोहा है, उसके ऊपर अगर हम पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें या कोई ऑयल लगा दें, तो वो धीरे धीरे खराब होगा, यानी कि जल्दी खराब नहीं होगा, उसको हम बचा सकते हैं। दूसरा, यस्दीकरण। दूसरा एक विधि है यस्दीकरण। ये पहला था। दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, यस्दीकरण। अब यस्दीकरण क्या होता है? किसी भी धातु के ऊपर एक पतले परत को चढ़ाना, एक जस्ते को चढ़ाना, उसको हम यस्दीकरण कहते हैं। यानी कि धातु के ऊपर जस्ते के पतली परत को यस्दीकरण कहते हैं। यस्दीकरण कहते हैं। क्लियर है?
यहाँ तक, ये दो तरीके हैं। या उसको मिश्रित करके, क्या करके, मिश्रित करके। तीसरा कौन सा तरीका भैया, मिश्रित करके। मिश्रित करके यानी एलॉय बना दे, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नई धातु बना दे, जिनको एलॉय कहा जाता है, यानी कि मिश्रित कहा जाता है। तो वैसे में उसको हम बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके बाद से इस चैप्टर का लास्ट वाला हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, विकृत गंधिता। कौन सा भैया, विकृत गंधिता। उसके बाद से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करो, नोट करो, तब तक हम मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं। सबको हेडिंग लगेगा विकृत गंधिता। कौन सा, विकृत गंधिता। खत्म हो गया ये चैप्टर, विकृत गंधिता। क्या, विकृत गंधिता। इसको समझ लो, जब कोई तेल या वसा युक्त पदार्थ को, जब किसी तेल या वसा युक्त में बने पदार्थ को वायु से अभिक्रिया करके यानी कि उपचयित होकर के खराब हो जाता है, बदबू उत्पन्न करता है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं पकौड़ी या चिप्स या कोई भी तेल में बना हुआ सामान, अगर उसको हम बना करके वायु में ऐसे छोड़ दें तो उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उपचयित हो जाएगा, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी और वो धीरे 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 बदबू उत्पन्न करेगा, जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि जब कोई तेल या वसा युक्त, लिख देते हैं हम, जब कोई तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर बदबू उत्पन्न करता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है इतना। यानी कि तुम तेल में या वसा युक्त में कोई भी चीज बना करके कहीं पर रख दिए, कुछ देर बाद वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाएगा और जिसके कारण वो खराब होगा और खराब होने के बाद से बदबू उत्पन्न करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। क्लियर, बहुत समझ में आ रहा है ना सबको, उड़ नहीं रहा है। हाँ, चलिए अब बात आती है इसके बचाव। इसको बचाएंगे कैसे, यानी इसके बचाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बचाव। तो दो तीन बचाव है। पहला बचाव क्या है भैया, नाइट्रोजन गैस मिला करके। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस मिलाकर, N2 गैस मिलाकर। ठीक है। चिप्स का पैकेट देखे हो, चिप्स के पैकेट में इसलिए वो फूला हुआ नहीं रहता है ताकि ज्यादा दिखे। ठीक, चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित ना हो और खराब ना हो। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है, तो सीधा सीधा आंसर है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है ताकि उसको विकृत गंधिता से बचाया जा सके, ना कि ज्यादा दिखे। क्लियर है ना। अब कोई बोलेगा तो ज्यादा दिखने के लिए नहीं भराया गया है, बचाने के लिए, ताकि बदबू नहीं देगा, नहीं तुम लोग खरीद के खाते ना पेट खराब हो जाएगा। ठीक। दूसरा, फ्रिज में रखकर, किस में रखकर, फ्रिज में रखकर। अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो जो चीज सामान्यतः इस टेम्परेचर के ऊपर खराब हो जाती है उसको फ्रिज में रखे तो हम उसको बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर है ना। तीसरा, एक और उपाय, एयर टाइट कंटेनर में, यानी कोई भी ऐसा कंटेनर हो जिसमें हम बंद कर दें, जिसमें कोई वायु ना उसके अंदर प्रवेश करे, तो उसको हम बचा सकते हैं। यानी कि एयर टाइट कंटेनर में बंद करके, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। ठीक है ना, इसको हम बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। चैप्टर आसानी है साइंस से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर कौन सा, लाइट, प्रकाश पढ़ा जाएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना।
तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।